गुड आफ्टरनून एवरीवन। आइए, कल हम लोग क्या चल रहा था, बेसिक चल रहा था कि इन्वायरमेंट वाला पोर्शन क्या टॉपिक का इंटर रिलेशनशिप है, ये चीज हम लोग देख रहे थे ना। आज देखिए, आज हम लोग जो पहला टॉपिक हम लोग चलेंगे उसमें दिया हुआ कौन सा, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। पहला टॉपिक कौन सा है, कंसेप्ट ऑफ है ना, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की अवधारणा, पहला टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक कौन सा है हमारा, लिथोस्फीयर, है ना। लिथोस्फीयर कि पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण की अवधारणा पहला टॉपिक है। दूसरा लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल। तीसरा टॉपिक कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। चौथा टॉपिक कौन सा है, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल। और नंबर 5 है बायोस्फीयर, यह क्या नाम है, जैव मंडल। ये चीजें है ना। नंबर 6 क्या है, नंबर 6 टॉपिक क्या है हमारा, इम्पैक्ट ऑफ मैन, हाँ, इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन इन्वायरमेंट, शॉर्ट में लिखते हैं ना, और वाइस वर्सा। मतलब क्या है, हाँ, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका ठीक विपरीत, मतलब आपको क्या करना है कि मानव का प्रभाव पर्यावरण पे क्या है और पर्यावरण का प्रभाव मानव पे क्या है, ये सारा चीज टॉपिक नंबर 6 है। फिर नंबर 7 क्या है, हाँ, कौन सा है, पीरियड ऑफ फूड गैदरिंग, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, है ना। ये चीजें हैं, यहाँ तक ले लिए इसको। इसका हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी फूड गैदरिंग और खाद्य संग्रहण और शिकार एवं खाद्य संग्रहण, का काल। नंबर 8 क्या है, पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, मतलब पौधे एवं पशुपालन का काल। और नंबर 9 कौन सा है, और कुछ बचा हुआ इसमें, हाँ, सबसे लास्ट वाला, पीरियड ऑफ साइंस
टेक्नोलॉजी एंड हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण का काल। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण का काल, ये आपको 9 टॉपिक आपको मिलेगा, पहला टॉपिक में है 9 टॉपिक आपको मिलेगा। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है, एक एक करके पढ़ना, सबका अपने अपने सवाल बनेगा, अपना रिलेशन है, बहुत ज़्यादा आपको सारा चीज़ मिलेगा नहीं, बहुत सारा आपको ये सारा जो टॉपिक है ना, आपको ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट प्लस हिस्ट्री, है ना, सबको मिला के पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। एक टॉपिक ये वाला टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर 7 क्या हिस्ट्री संबंधित है, इसलिए एक जगह कहीं पे इसका नोट्स मिलता नहीं, है ना। देखिए ये वाला शिकार और खाद्य संग्रहण का काल कौन सा पीरियड था? पाषाण काल में। पाषाण काल में कौन सा पाषाण काल? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल वाला, है ना। उसके बाद पशुपालन कब होता है? मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में क्या होता है? खेती बाड़ी चालू होता है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इन तीनों पीरियड में पढ़ना है हम लोग को, इन तीनों का जुड़ा हुआ है, इस सारी चीजों के बारे में देखना है, ठीक है। आइए, पहला क्या है हमारा टॉपिक? हाँ, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण की अवधारणा क्या है? पर्यावरण की अवधारणा बताओ। पर्यावरण मतलब कल बता चुके थे, पर्यावरण कितने चीजों से मिलकर बनता है? 2 पार्ट है ना, एक बायोटिक हो जाएगा, बायोटिक फैक्टर्स, है ना, जैविक पर्यावरण, दूसरा हो जाएगा अजैविक कारक। ये क्या हो जाएगा? अजैविक फैक्टर्स, अजैविक कारक, 2 चीजें। बायोटिक फैक्टर का कौन कौन सा होगा? बायोटिक में 2 आ जाएगा, कल बताया इसमें कौन सा? नहीं, 2 ही चीजें हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, जीव जंतु और ये क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे और दूसरा क्या हो जाएगा? जीव जंतु। और मानव भी हमारा किसमें शामिल है? बायोटिक फैक्टर में हो जाएगा। एबायोटिक में कौन सा है? इसमें क्या होगा? लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, और तीसरा हो जाएगा एटमॉस्फेयर, ना। ये क्या हो जाएगा? वायुमंडल। ये 3 मंडल है इसका हमारा, और तीनों से मिलकर बनता है बायोस्फीयर। ये सारी चीजें। तो कंसेप्ट अवधारणा किया है कि, तो इन्वायरमेंट का कोई परिभाषा पूछे आपसे, डेफिनेशन पूछे तो क्या है? इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, है ना। पर्यावरण 2 चीजों से मिलकर बनता है, जैविक और अजैविक कारक से। जैविक कारक के अंतर्गत कौन कौन सा? पेड़ पौधे और जीवंतु शामिल है ना। और जीवंतु में मानव भी शामिल है। इसमें क्या होगा? ह्यूमन बींग्स, है ना। मानव किसमें शामिल होगा? इसी का पार्ट होगा, जीवंतु का पार्ट होगा। और एबायोटिक फैक्टर में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों से मिलकर बनता है बायोस्फीयर या जैवमंडल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बेसिक चीजें। प्लांट का हो जाएगा कौन कौन सा? प्लांट्स का क्या हो जाएगा? इसमें ट्रीज, और क्या होगा? श्रब्स,
और हर्ब्स, है ना, मतलब पेड़, ये क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। इसमें शाक और झाड़ी, शाक और झाड़ी, और क्या होगा, ग्रास हो जाएगा, घास, ठीक है। इसके अलावा क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, है ना। क्रीपर्स मतलब क्या होता है, क्रीपर्स क्या होता है, क्लाइंबर क्या होता है। एक होता है आरोही लता, जो जमीन पे लेटा रहता है ना, जमीन पे मतलब जमीन पे रहता है, वो क्या होता है, क्रीपर्स होता है। क्लाइंबर्स क्या होता है, जो किसी की दीवार के सहारे या किसी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाता है, वो क्या होगा, क्लाइंबर होगा। वृत्तान बोलते हैं हिंदी में शायद, है ना, एक आरोही लता बोला जाता है, ध्यान रखना, आरोही लता और वृत्तान बोला जाता है दोनों। ये सारा चीज क्या हो जाएगा, प्लांट्स का ये टाइप में शामिल हो जाएगा। इसमें क्या चीज पढ़ना है, इसमें और भी हम लोग आएंगे तो सिलेबस से आगे देखेंगे। ये बेसिक चीजें इसमें ये याद है, ध्यान रखना है। एनिमल्स का अलग अलग टाइप है, आप जानते हैं, तो उसमें हम लोग जानने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ये बेस, ये चीज़ समझ में आ गया ना बात को। अब आइए हम लोग इसमें बेसिक चीज़ें, पहला पार्ट इसमें है, देखिए इसमें दिया हुआ आपको कौन सा, कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। हाँ? हिंदी भी होगा तो एक साथ दो कैसे खोल दें, लिखा तो दिया हिंदी है, दोबारा क्या, जब नोट्स देंगे तो क्या होता है, नोट्स दोनों में हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं है। जो ग्रुप में आएगा, ग्रुप में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का नोट्स मिल जाएगा। अब ये बोर्ड में तो एक ही खोल सकते हैं, हिंदी वाला, वो हिंदी वाला अभी इसमें है नहीं, उसको कल से अवेलेबल होगा, कल से हम लोग उसको हिंदी वाला ही कर लेंगे यदि ऐसा होगा तो, ठीक है। हाँ हाँ, दोनों हिंदी में अवेलेबल होगा, बस खाली वो कल से होगा अवेलेबल, है ना। उसमें थोड़ा सा लोगो लगना बाकी है, फिर बाकी आ जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट रेफर्स टू, क्या कहता है इन्वायरमेंट का मतलब, है ना, द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग को क्या बोल सकते हैं, बायोटिक, नॉन लिविंग को क्या बोल सकते हैं, एबायोटिक। मतलब पर्यावरण का मतलब है जैविक और अजैविक चीजों को मिलाकर क्या बन जाता है, पर्यावरण कहलाता है। सेम चीज लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, नेचुरल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड होता है जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ये मतलब भी नहीं, आप ये यदि आप नहीं भी पढ़ते हो इसको कोई मतलब नहीं, बस इतना चीज याद रखना है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक। सारा क्रक्स में बोर्ड में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके मेजर कंपोनेंट, इसके प्रमुख घटक कौन कौन से, तो दो घटक, है ना। पहला क्या है, बायोटिक। बायोटिक में क्या होता है, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स। बताओ, इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एनिमल का पार्ट है और ह्यूमन बींग्स भी क्या होता है, तो इसका मतलब आपको याद दो ही चीज रखना है। जब भी आप पढ़िए ना, बस आपको दो चीज, आपको इससे याद करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा बोझिल नहीं होगा, फिर याद रहेगा। पता चलेगा आप चार चीजें याद नहीं रहेगा, दो चीज याद रख सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन सा है, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसका पार्ट हो जाएगा, एनिमल का पार्ट हो जाएगा, एनिमल ग्रुप। इसी तरह से एबायोटिक फैक्टर में क्या हो जाएगा, एयर से क्या बन गया, एटमॉस्फेयर, वाटर से हाइड्रोस्फीयर, सॉइल किसका पार्ट होगा, लिथोस्फीयर का, टेम्परेचर और ये सनलाइट ये किसका पार्ट हो जाएगा, वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का पार्ट होगा, है ना। बताइए ये अलग से याद करने की जरूरत है क्या, बस आपको तीन ही चीज याद रखना है, कौन सा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। शक्तिमान किससे बना हुआ है, शक्तिमान किससे बना हुआ है, शक्तिमान देखते हैं ना सीरियल, 5 प्रकार का शक्तिमान आपको दिखाई मिलता है, 5 पंच तत्वों का है। कौन कौन सा है, एक अग्नि वाला शक्तिमान, मतलब आग, आग किसका पार्ट हो जाएगा, एयर, एटमॉस्फेयर का पार्ट हो जाएगा। जल वाला शक्तिमान, हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी, लिथोस्फीयर। आकाश, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, है ना। और एक कौन सा है, और क्या बचा है, 5 पंच तत्व है ना, और एक और बचा है, कौन सा, देख लीजिए, है अग्नि, अग्नि तो हो गया है ना। ये चारों का चारों क्या है हमारा, पांचों को पांचों क्या है, इसी तीनों एटमॉस्फेयर से बना है। इसीलिए बोला था कि भारत का जो सुपर हीरो है ना, वो क्या नेचुरल है, लेकिन यूरोप का सुपर हीरो आयरन मैन, वो लोग सुपर हीरो नेचुरल नहीं है, है ना। हम लोग क्या पूरा नेचुरल है, देखो प्रकृति से
हुआ है, तो वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। मतलब उससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी जो लाइफ का ओरिजिन होता है वो क्या होता है, 3 एटमॉस्फेयर का, 3 स्फीयर का कमाल है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अरे नेक्स्ट क्या हमारा, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का एनवायरनमेंट है, वो 4 उसमें मेजर स्फीयर है। पहला क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या किसे कहा जाता है, या स्थल मंडल कौन है, स्थल मंडल क्या है, पृथ्वी का सॉलिड भाग है, ठोस भाग है ना। और पृथ्वी का पूरा नहीं, ये कौन सा है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत। अभी हम लोग इसका डिटेल से आएंगे, इसलिए इसको में ज्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसका अलग से पढ़ना है ना। पूरा अर्थ ये मान लो, ये पूरा अर्थ है, तो ये ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो कौन सा हमारा, लिथोस्फीयर है। और आप लोग पढ़े हैं इसके ऊपर की सियाल सीमा नीफे, है ना। तो ऊपरी जो क्रस्ट है, क्रस्ट या इसको क्या बोलते हैं, भूपरपट्टी, तो भूपरपट्टी प्लस अपर मेंटल, अपर मेंटल क्या बोलते हैं, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा, लिथोस्फीयर बनेगा, स्थल मंडल बनेगा, है ना। आपको पता है कि सबसे ऊपर वाला लेयर कौन सा है, क्रस्ट, भूपरपट्टी, और नीचे क्या होता है, मेंटल। मेंटल में भी 2 लेयर मेंटल है, लोअर मेंटल, अपर मेंटल। तो ऊपरी वाला मेंटल प्लस क्रस्ट, इन दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा। इसको यदि इमेज बनाना चाहे तो देखिए कैसे होगा। मान लीजिए इसको इमेज बनाना चाहेंगे हम लोग, इसमें आता है, देखिए ये हमारा क्या है, अर्थ है ना। अब बताओ इसके ऊपर क्या है, कहीं पे महाद्वीप है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, फिर कहीं पहाड़ है, इस तरह से ऐसा वाला पार्ट। और बताओ इसमें क्या है, कहीं पे ये महासागर का पार्ट हो गया, ये देखो ये कहीं पे क्या महासागर हो गया। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये ऊपर वाला भाग, इसे क्या कहा जाता है, क्रस्ट। ये क्या हो गया, क्रस्ट या भूपरपट्टी, ये भूपरपट्टी हो गया। और इसके नीचे हमारा क्या है ना, देखिए ये कौन सा है, अपर मेंटल, इसका नाम क्या है, अपर मेंटल। ये कौन सा है, लोअर मेंटल। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है ना। ये ऊपरी मेंटल, क्या नाम है, ऊपरी मेंटल, इसका नाम क्या हो गया, निचला मेंटल। ये आप लोग यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप पढ़े होंगे ना, थोड़ा बहुत जानकारी होगा इसका, ठीक है। और ये कौन सा है, भूपरपट्टी। और नीचे क्या है, कोर है, ये कौन सा है, बाहरी कोर। कोर का भी 2 भाग है, ये कौन सा है, बाहरी कोर, और ये कौन सा हो जाएगा, आंतरिक कोर। ये 2 लेयर है, देखो यहां से, है ना। कोर से मतलब नहीं हम लोग को। तो ये पृथ्वी का मेनली 3 लेयर है। पहला कौन सा हो जाएगा, ये जो पाक होगा, क्रस्ट, भूपरपट्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। तो ये जो इलाका है हम लोग का कौन सा, ये इलाका, मतलब ये वाला मिला का पूरा इलाका, हाँ, ये मिला के क्या बन जाता है हमारा, ये पूरा क्या होगा, लिथोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल हो गया। देखिए इस चीज है ना, आपको ध्यान रखना, जब भी आप बना रहे हैं हर चीज को डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसमें शामिल है। तो ये पूरा जो रीजन हो जाएगा, अपर मेंटल प्लस ये वाला इलाका, ये सारा मिल जाता है। और इसकी लगभग गहराई, लगभग टोटल मिला कितना होता है, जाएंगे तो लगभग 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है। अपर क्रस्ट को मिला लीजिए और इसको मिला के, जैसे मान लीजिए इसका क्रस्ट की मोटाई लगभग कितनी होती है?
क्रस्ट का जो है ना, क्रस्ट का अलग अलग होता है। क्रस्ट भी दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, ये महाद्वीप है ना, और बताओ एक महासागर के नीचे भी तो है, तो ये जो होगा ये वाला ये क्या है, ये महासागरीय हो गया, महासागरीय भूप्रपट्टी, और ये वाला क्या हो गया, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी होता है। बताओ इसमें मोटाई अधिक है, तो यहां से लेके यहां तक ये वाला, इसका जो एवरेज मोटाई कितना होता है, 35 किलोमीटर। कितना होता है, 35 किलोमीटर। अब बताओ यहां से इसकी मोटाई देखो कम होगा कि नहीं, इसकी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब महाद्वीपीय भूप्रपट्टी कितना हो जाएगा, हाँ देखो, तो दो भागों में भाग सकते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हिंदी दोनों में बोल दे रहा हूं ना, जरूरी नहीं हर चीज लिखाया जाए। ये क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी हो जाएगा। और ये क्या हो गया, ओशियनिक क्रस्ट, क्या हो जाएगा, ओशियनिक क्रस्ट, या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, महासागरीय भूप्रपट्टी। बाकी नीचे से हम लोग को मतलब ही नहीं है, हमारा उस सिलेबस में है नहीं, हम लोग उसी पढ़ना है कौन सा, स्थल मंडल के बारे में। हाँ, तो वो हम लोग को नहीं जाना, फिर भी हम लोग जानना चाहेंगे, तो इसका नाम क्या, मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। यहाँ पे यदि आएंगे तो ग्यूटेनबर्ग जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ ग्यूटेनबर्ग यहाँ है, कोर और लोअर मेंटल के बीच, या मेंटल और कोर के बीच में जो लेयर होता है, इसको बोला था ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। यहाँ पे जो होता है वो कौन सा है, मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी होता है। हाँ, ये शॉर्ट में बोलते हैं मोहो। उसमें हम लोग जा नहीं रहे हैं, वो फिर अलग हो जाएगा, बहुत सारा चीज होता है उसमें। देखो क्या क्या होता है, दुर्बलता मंडल होता है ना, दुर्बल स्थानोस्फीयर नाम सुने हो, जहां से लावा निकलता है या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी निकलता है, तो ज्वालामुखी ये वाला लेयर पर कहाँ पे मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा, स्थानोस्फीयर। उसमें डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, फिर वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में चले जाएंगे फिर, हाँ फिर वो ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा फिर, है ना। तो हम लोग क्या जानना है, स्थानोस्फीयर होता है, और दूसरी चीज होता है मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी, वो यहाँ पे होता है इसी लेयर में, लेकिन वो हम लोग को नहीं जानना है, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो एनवायरमेंट का पार्ट नहीं होगा, वो ज्योग्राफी का पार्ट आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, लिथोस्फीयर समझ में आ रहा बात को, कि लिथोस्फीयर किससे बन गया है, अपर मेंटल और इसमें हो गया। क्रस्ट का दो पार्ट होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, और ओशियनिक क्रस्ट मतलब महासागरीय भूप्रपट्टी होता है। अपर मेंटल का हो गया, ये ध्यान रखना है। आपको पता होगा ना कि अपर मेंटल को दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, सीमा है ना, ये होता है, हाँ ये क्रस्ट को बोलते हैं सियाल, क्रस्ट को क्या बोलाता है, सियाल, हाँ ये सियाल, और ये क्या, ये पूरा क्या हो जाएगा, सीमा, इसको सीमा बोलते हैं, इसको क्या बोलता है, सियाल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम अधिक पाया जाता है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है, इसका नाम क्या हो गया, सीमा। तो अपर मेंटल को भी सीमा बोला जाएगा, क्योंकि वो भी तो उसका पार्ट है, अलग अलग नाम है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इसमें, चलिए हम लोग वापस इसमें आते हैं, किसमें, इस वाले दिन। यहां तक समझ में आ रहा बात को, सॉलिड है, लिथोस्फीयर क्या है, ठोस है ना। दूसरा ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है ना, ये ध्यान रखना। और इंक्लूडिंग द क्रस्ट और अपर मेंटल, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेम चीज, है ना। इंक्लूड्स द लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन, वैलीज, प्लेन्स और ओशियनिक बेसिन। अब बताओ, पूरे अर्थ में तीन ही प्रकार का लैंडफॉर्म है, एक माउंटेन, दूसरा प्लेट्यू और प्लेन्स, मतलब पहाड़, पठार और मैदान, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर होता है, 1000 मीटर या 600 मीटर, नहीं 600 मीटर, है ना। हाइट जब 600 मीटर तक हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा तुम्हारा पहाड़, और 600 मीटर से अधिक हो तो क्या हो जाएगा, वो होगा पर्वत, होगा माउंटेन होगा, है ना। तो हिल और माउंटेन में अंतर होता है, हिल 600 मीटर से कम होगा, 600 मीटर से अधिक होगा तो माउंटेन होगा।
कहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन? एनसीईआरटी क्लास 6 में। हाँ हाँ हाँ, इसलिए आप एनसीईआरटी में जाकर देखिए, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। आइए आगे। तो ये हो गया कौन सा। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सारा इंपॉर्टेंस होगा। लिथोस्फीयर के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? अपना घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उद्योग लगाते हैं, है ना। ये सारे जितना भी ह्यूमन एक्टिविटीज होगा वो सारा कहाँ होगा? लिथोस्फीयर पे होगा। पानी पे तो बहुत कम होता है ना। तो ये एग्रीकल्चर होगा, मिनरल्स होगा। जहाँ प्लेटू रीजन होगा उसमें मिनरल्स पाया जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स होगा। प्लेटू रीजन में क्या होगा? इंडस्ट्रीज होगा, वाटरफॉल्स होगा, है ना। फाउंडेशन टू द ह्यूमन सेटलमेंट, मानव की बस्ती कहाँ होगा? जमीन में, जल में तो रहेगा नहीं, हाइड्रोस्फीयर पे ना, एटमॉस्फेयर में रहेगा। उसके लिए क्या चाहिए? ये सारा इलाका। फॉरेस्ट कहाँ पे होगा? इस वाले इलाके में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंस क्या है। ये इसका हम लोग डिटेल से भी आगे आएंगे, इसको थोड़ा सा बेसिक से। अब आइए दूसरा कौन सा है? हाइड्रोस्फीयर। नाम से पता चल रहा है कि पानी जहां होगा। तो हाइड्रोस्फीयर रेफर टू द ऑल वाटर बॉडीज, है ना। सभी जलाशय, सभी जलाशय को मिलाकर क्या बोला जाएगा? जलमंडल का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज अर्थ में महासागर है ना। सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी जलाशय अर्थ में महासागर। फिर क्या हो जाएगा? सागर होगा, है ना। फिर उसके बाद नदियां होगी, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? झीलें होंगी, है ना। और उसके बाद हिमनद होगा। हिमनद मतलब क्या होता है? बर्फ जब परमानेंटली जमा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? हिमनद कहा जाता है। स्थायी रूप से जब बर्फ जमा होता है उसे ग्लेशियर कहता है। फिर क्या होगा? ग्राउंड वाटर, भूमजल, है ना। नहीं ग्लेशियर नहीं, ग्लेशियर तो पानी है। पानी तो किसका पार्ट होगा? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा। बर्फ का पहाड़ नहीं होता है, पहाड़ के ऊपर बर्फ होता है। तो हाइड्रोस्फीयर नहीं है, वो ठोस है, लेकिन वो लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है, वो हाइड्रोस्फीयर का। वो तो पानी ही है, बस उसका फॉर्म चेंज हुआ है। फॉर्म, पानी का 3 फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड हो गया तो बर्फ बन गया, लिक्विड है तो आपको पानी किसी भी अवस्था में रहे वो पानी पानी होगा, वो मतलब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा। फिर देखो वाटर वेपर दिया है, वाटर वेपर ये किस फॉर्म का है? गैसियस फॉर्म, गैसीय अवस्था में। ये कौन सा हो जाएगा? लिक्विड अवस्था में। और ये क्या हो जाएगा? सॉलिड। चाहे किसी भी अवस्था में रहे वो क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है। इवन हमारे बॉडी के अंदर पानी है, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। कवर्स अराउंड 71%। आपको पता होगा कि अर्थ का जितना सरफेस एरिया है उसमें 71% क्या है? लेकिन थोड़ा सा सोचिए अच्छा से, लेकिन आपको समझ में आएगा। उल्टा बोला नहीं जा रहा है। अर्थ में 100% क्या है? लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर के ऊपर पानी है ना, लेकिन क्या है हम लोग देखो 71% क्या है इसमें? पानी है, वाटर। 71% मतलब कितना? 3/2/3 तो ये 66 कहाँ हो रहा है? लगभग 3/4 होगा ना, ये होगा, ये वाला 75% ये बोला था। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि बाकी जो बचा है आपका 29% वो लिथोस्फीयर का पार्ट है। लेकिन कुल मिलाकर देखोगे तो क्या होता है? 100% तो क्या है? लिथोस्फीयर ही है। पानी को हटा दो तो नीचे तो जमीन है ना, लिथोस्फीयर। इसका मतलब 100% क्या है? समझने वाली बात है कि नहीं? नहीं, जब तीनों रहेगा तब। नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा? तीनों एक सिर्फ मान लो लिथोस्फीयर है ना, तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तीनों में से तीनों होना चाहिए, एक भी नहीं होगा, नहीं होगा। हाइड्रोस्फीयर से हुआ है, लेकिन एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस होने के कारण नहीं। आप देखो उल्टा समझ रहे हो। उसमें जीवन की शुरुआत पानी से हुआ है, लेकिन उस समय एटमॉस्फेयर प्रेजेंट था। पानी में भी ऑक्सीजन होता है ना। तो वो पानी कब था? एटमॉस्फेयर था, इसलिए इसमें हुआ, पहली बार हुआ था, लेकिन उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट। कैसे नहीं है? तो लिथोस्फीयर नहीं होगा तो पानी रहेगा कहां पे?
हाँ तो हाइड्रोस्फीयर की बात है, लेकिन उसका बेस कहाँ पे है? वो कहीं पे लिथोस्फीयर में ही तो है, गड्ढा में तो है ना, बेसिन में है। ओशियनिक बेसिन में कौन है? ओशियन है। महासागरीय बेसिन ऐसा है, मान लो गड्ढा, ये जो नीचे का जमीन है क्या हो गया? ओशियनिक बेसिन हो गया। महासागरीय बेसिन, नीचे की जमीन क्या है? हाइड्रो, ये लिथोस्फीयर, इसके ऊपर पानी तो बिना लिथोस्फीयर का पानी कैसे रह सकता है ना? इसलिए पॉसिबल ही नहीं है ना? ध्यान रखना कि जब तक तीनों में से कोई एक भी एब्सेंट होगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कोई अर्थ में, दूसरा कोई अर्थ में, कोई अर्थ में, सॉरी, कोई दूसरा प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखना, कोई दिक्कत इसमें? अब इसका इंपॉर्टेंस बताया गया है। इंपॉर्टेंस बहुत सारा है पानी का। पानी नहीं होगा तो पानी का इंपॉर्टेंस क्या है अर्थ में, है ना? ये बताओ, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कि नहीं, है ना? क्यों? ओशियन एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट द हीट। कैसे हीट करता है बताओ? आपको पता होगा कि ये, है ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पे पड़ता है? 0 डिग्री के आसपास, है ना? और जो पोलर रीजन है उसमें टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है ना? ये साउथ और ये हो गया नॉर्थ। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। सोचो, यहाँ पे रेगुलरली टेम्परेचर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, बावजूद भी यहाँ टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे रेगुलरली टेम्परेचर कम है, बावजूद यहाँ टेम्परेचर माइनस में नहीं जा रहा है, मतलब बहुत नीचे घट नहीं रहा है। यहाँ पे भी, इस वाले रीजन में भी लोग रहते हैं, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, पूरे में रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस वाले क्षेत्र का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम क्यों नहीं हो जा रहा है? क्योंकि टेम्परेचर का क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हाँ, तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से यहां तक टेम्परेचर को बांट कौन रहा है? कोई तो बांट रहा होगा, कौन है? वाटर। यहां से इस टेम्परेचर, यहाँ का एक्सेस टेम्परेचर को, अधिक टेम्परेचर को यहां से यहां तक कौन ले जा रहा है? वाटर। हाँ, एटमॉस्फेयर भी ले जा रहा है, वाटर भी ले जा रहा है। देखो, आपको पढ़े होंगे कि ओशनिक करेंट्स, है ना? तो नाम पढ़े होंगे नॉर्थ, ये क्या नाम पढ़े उसको? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, याद है? ऐसे सब महाद्वीप में जाएंगे आपको मिलेगा कि इक्वेटोरियल करंट क्या होता है? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इसका नाम क्या है? उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा। ये क्या है? सदर्न इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। अब बताओ, फिर देखेंगे, फिर अलग अलग महाद्वीप में इसका अलग अलग नाम हो जाता है ना? ये चीज देखेंगे कि आप इस वाला रीजन में आता है कौन सा? हाँ, दक्षिण अमेरिका में आएंगे, नीचे तरफ और होगा, इसमें इस वाले रीजन में इसका नाम, सॉरी, आप देखेंगे इसका नाम अलग हो जाएगा। यहां से बहती है तो ये ब्राजील में इसका ब्राजीलियन करंट हो जाता है। ये ऊपर से नीचे क्यों आता है? ये गर्म जलधारा है। तो जितनी भी जलधारा है ना, है इक्वेटर रीजन में ओरिजिन हो रहा है, वो सारा क्या हो रहा है? इक्वेटर से कहां बह रही है? पोल्स की तरफ जा रही है, या इधर से इधर, या यहां से इधर जा रही है। इसका मतलब जब ये जाएगी तो अपने साथ तापमान को भी ले जाएगी। इस तरह से क्या होगा? यहाँ का तापमान को ट्रांसफर करके कहां ले जा रहा है? ध्रुवीय या पोलर क्षेत्र में ले जा रहा है। इस तरह से क्या होता है? हीट को बैलेंस करने में मदद कर रहा है। तो जलधारा भी करता है ना? विंड भी, पवन भी करता है। पवन आप लोग पढ़े होंगे, तो पवन का सर्कुलेशन कहां होता है? देखो, आप लोग पढ़े होंगे परमानेंट सर्कुलेशन। परमानेंट सर्कुलेशन में आपको पता होगा कि 30-35 डिग्री की जो हवा होती है ना, 30-35 डिग्री की जो हवा होती है, ये यहां से गर्म होकर ऊपर उठती है ना, सॉरी, यहां से जो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी 0 डिग्री में, और यहां होने के बाद ये इधर जाती है और फिर यहां पे नीचे उतरती है। इसका मतलब 0 डिग्री से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है वायुमंडल में, फिर ऐसे फैलती है और फिर जाके कहां गिरती है? 30-35 डिग्री में। बताओ, यहां का तापमान कहां ले गया? यहां तक। इस तरह से हवा भी क्या कम करता है, मतलब एटमॉस्फेयर भी क्या करता है? टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। तभी तो उसको पढ़ना नहीं, अभी हम लोग को ये पढ़ना है। बताओ, जल से समझ में आ गया ना? तो जल क्या करता है? तापमान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। तो ये टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि नहीं होता तो क्या होता? अर्थ में लाइफ पॉसिबल ही नहीं था। क्या होता? इक्वेटोरियल रीजन में इतना टेम्परेचर हो जाता कि लाइफ पॉसिबल नहीं होता। ध्रुवीय क्षेत्र में इतना कम टेम्परेचर होता कि लाइफ पॉसिबल नहीं होता। कि लाइफ टेम्परेचर को मॉडरेट करने में किसकी भूमिका है? हाइड्रोस्फीयर का है ना? तो बताओ, ओशियनिक करेंट्स के माध्यम से, है ना, जलधारा के माध्यम से और जल तरंग के माध्यम से अलग अलग माध्यम से टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कोई दिक्कत? इसेंशियल फॉर लाइफ एंड एग्रीकल्चर, बहुत जरूरी है ना? पानी नहीं होगा तो ना जीवन बच सकेगा और ना ही खेती बाड़ी हो सकेगी। सपोर्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम, सोच के देखो, है ना? सबसे अधिक एनिमल डाइवर्सिटी कहां पे है?
ओशियन में ही तो है ना, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, नहीं होता तो हाँ बहुत सारी चीज नहीं होगा। ये तो एक 3-4 चीज लिखा है, आप अनंत चीजें लिख सकते हैं इसमें, आप जितना लिख सकते हैं ना, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, आप उसमें बहुत सारी चीज लिख सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर का इंपॉर्टेंस क्या है, हाइड्रोस्फीयर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो मेजर वाला दिया है। और भी ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस है ना, एक्वाटिक लाइफ का है, सोचो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने में भूमिका कौन निभाता है, ओशियन निकल करता है ना। कार्बन बताओ, ओशियन नहीं होता, हाइड्रो मतलब ये नहीं होता तो क्या होता, जल चक्र नहीं होगा, जल चक्र नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगा। जितना शायद चीज आप जोड़ सकते हैं, कोई एक नहीं है, हाइड्रोस्फीयर बहुत बड़ा चीज है ना। तो बताओ वर्षा नहीं होता तो वायुमंडल में नमी नहीं होता, वायुमंडल में नमी नहीं होता तो आपका ठंडा के दिन में होठ फटता है ना, ठंडा के दिन में आप होठ फटने लगता है, क्या लगाता है, वैसलीन लगाते हैं आप, नया नया लोग लगाता है, कारण क्या है, क्योंकि ठंडा के दिन में वायुमंडल में नमी कमी हो जाता। सोचो सालों भर ऐसे रहता तो खून निकलने लगेगा आपको होठ से, मतलब वायुमंडल में जो नमी है वो नमी को कौन तय कर रहा है, हाइड्रोस्फीयर कर रहा है, हाइड्रोस्फीयर से वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में आ रहा है, वायुमंडल से क्या होता है फिर नदी से आ रहा है, नदी उसी वही पानी तो जब जम जा रहा है तो क्या बन रहा है, ग्लेशियर बन रहा है ना। और ग्लेशियर नहीं होता, और ग्लेशियर नहीं होता रिवर्स नहीं होता, हाइड्रोस्फीयर ना होता फिर बारिश नहीं होगा, तो बता भूम जल में कैसे रिचार्ज होता है आपका, है ना। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता ही नहीं। एक एक चीज क्या है ना, पूरा आपको हाइड्रोस्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है, तो चारों तरफ से आप हाइड्रोस्फीयर से घिरे हुए हो, है ना, इसलिए तीनों चीज फैक्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब अभी ज्यादा जिसमें डिटेल नहीं जा रहे हैं अभी तो आगे। अगला आइए कौन सा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या क्या है, ये क्या है एटमॉस्फेयर आपको पता है, गैसियस लेयर सराउंडिंग अर्थ, हालांकि गलत है डेफिनेशन हल्ला सा, है ना। वायुमंडल किसे कहा जाता है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों ओर वायु क्या है, तो वायु में क्या है, गैस, सिर्फ गैस है, सिर्फ गैस है क्या, और कुछ नहीं है, सॉलिड नहीं है, लिक्विड भी है, तो आप बताओ ये डेफिनेशन गलत है ना, सिर्फ गैसियस नहीं होगा, प्रीलिम्स में गलत पकड़ नहीं, अधिकतर मात्रा हो सकता है लेकिन दोनों का है। एनसीईआरटी में परिभाषा गलत नहीं दिया, आप पढ़ने में गलत किए हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये गैसों का एक आवरण है, फिर उसमें धूलकण भी शामिल है, जलवाष्प भी शामिल है, लेकिन आप दूसरा सेंटेंस पढ़े नहीं है। इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर इज अ कंपोजिशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, है ना। तो वायुमंडल क्या है, ठोस द्रव और गैसों का सम्मिश्रण है ना। अब पूछा जाएगा बस सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में बताओ, तो क्या हो जाएगा, धूलकण होगा, धूलकण होगा, डस्ट पार्टिकल और धुआं, स्मोक सूट्स, वो भी तो होगा। धुआं सॉलिड होता है या गैसियस होता है, कैसे कैसे होगा बताइए, कुछ उदाहरण, बेसिक उदाहरण दीजिए। हाँ आप नहीं गाड़ी के पीछे पीछे जाते हैं ना आप, नहीं आपके आंखों में जब आता है तो आप कैसे करते हो, ऐसे ऐसे करते हो कि नहीं, इसका मतलब लिक्विड होता तो कुछ करते नहीं, इसका सॉलिड गया तब क्या होता है, आप लग रहा है आपको आंखों में चुभता है, इससे क्या पता चलता है कि वो सॉलिड है ना। तो डस्ट पार्टिकल, तो ये धुआं भी क्या है, स्मोक सूट्स, वो क्या है, धुआं का कारण सॉलिड पार्टिकल है ना। और बताओ पोलन ग्रेन्स, पोलन परागकण होगा, परागकण भी तो होगा, वो भी तो ठोस है, वो भी वायुमंडल में घूमते रहता है, हवा में ऊपर उड़ते रहता है ये, हाँ कैसे नुकसान देने है, वो भी बहुत फाइन पार्टिकल होता है, सॉलिड है, वो सांसों में जाएगा तो आपको क्या होगा, लंग से संबंधित बीमारी होगा, वो भी नुकसानदेह है ना। इसलिए फिर लिक्विड में क्या कौन सा हो जाएगा, जलवाष्प गैस है, ये देखो प्रीलिम्स में गलत कर दोगे, वाटर वेपर, जलवाष्प क्या है, वो गैस है, हाँ ये नमी, उसमें जो नमी होता है या, लेकिन ह्यूमिडिटी तो फिर जलवाष्प फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो जो नमी इसमें जो होता है ना,
नमी नमी होगा, आर्द्रता वो वाला चीज है ना, ध्यान में। तो नमी होगा, जलवाष्प नहीं है ना, नमी वाला जो वाटर लिक्विड के फॉर्म में हो वो क्या कहलाएगा, हमारा लिक्विड का पार्ट होगा, इसमें जल के रूप में हो, दूसरा स्टेज वाला। तो ये तीनों मिलके क्या बनता है हमारा, गैस में तो बहुत सारा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारा गैस ले लो, लिस्ट बना सकते हैं, वो सारा मिलके क्या बनेगा हमारा, इसको पार्ट है। कोई दिक्कत इसमें? तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन है। अब उसका मेनली सबसे अधिक कौन सा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बाकी अलग अलग है, ये सारा चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और वाटर वेपर मिला हुआ है। फिर उसके बाद उसके अलग अलग लेयर है, उसको अभी हम लोग बाद में आएंगे, उसको डिटेल अभी जाना नहीं है। कोई दिक्कत है? जी चलिए आ जाओ। देखो एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है बताओ, है ना। एटमॉस्फेयर क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकता है, पराबैंगनी किरणों को भी रोकता है, उससे क्या होता है, हानिकारक किरण पृथ्वी में आने से बच जाता है। और अल्ट्रा वायलेट रेज यदि आ जाएगा तो क्या होगा कि स्किन कैंसर हो जाएगा, वो हमारे बोन में चला जाएगा, बोन में चला जाने के बाद वो डीएनए में हमारा चेंज कर देगा। मतलब आपका एक सर है तो आपका बाल बच्चा का 2 सर भी हो सकता है। हाँ, इम्यूनिटी पावर, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। मतलब आपका जीन में चेंज हो जाएगा ना, तो आपका 5 अंगुली की जगह 6 अंगुली हो सकता है, एक सर की जगह 2 सर हो सकता है, 4 की जगह 3 पैर हो सकता है ना। ऐसे चेंजेस आ सकता है, उसको बोला जाता है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। ऐसा चेंजेस कब आता है, जब कोई व्यक्ति या कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रभाव में आता हो, मान लो कहीं पे एटम बम पटक दिया हो, जैसे जापान में हिरोशिमा में, है ना, उन क्षेत्रों में क्या होता है, नाभिकीय प्रभाव में बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो गए, जीन चेंजेस हो गया, हमेशा अपंग लोग पैदा होते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना, अपंग बच्चे पैदा होगा, तो उसका प्रभाव, सेम प्रभाव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी है। बताओ, रेगुलेट्स क्लाइमेट एंड वेदर, बताओ, मौसम नहीं होता, हवा नहीं होता, हवा गर्म नहीं होता तो गर्म नहीं होगा तो ऊपर उठता, हवा ठंडी नहीं होता तो नीचे नहीं आएगा, हवा गर्म होने पर ऊपर उठती है और ठंडी होने पर नीचे आती है, मतलब वो सर्कुलेशन होता है। तो ये है ना वायु परिसंचरण, आप लोग पढ़े होंगे कि स्थायी पवन, बहुत सारे पवन होते हैं, है ना, नाम पढ़े हो, पूर्वा पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वा पवन, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ये सब सर्कुलेशन अर्थ में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। तो ये साथ ध्यान रखना, तो एटमॉस्फेयर के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बादल का निर्माण क्यों होता है, बादल के लिए क्या चाहिए, बादल है ऊपर जाता, कंडेंसेशन होता है, तो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हवा गर्म होकर ऊपर चल जाता है ना, टेम्परेचर कम होता है। फिर इसी तरह से बताओ, वायुमंडल ऊपर से गर्म होता है या नीचे से गर्म होता है, नीचे से गर्म होता है, क्यों, हाँ क्यों गर्म होता है बताए, तो ऊपर से आ रहा है तो उधर से नजदीक होना चाहिए, उधर से गर्म होना चाहिए ना। अब देखो ये सूरज है, मान लो ये सूरज सन है, तो ये देखो किरण आ रही है, तो इससे इधर से गर्म होना चाहिए ना, जो सूरज के नजदीक होगा वो ज्यादा गर्म होना चाहिए। अरे देखो, ये देखो वायुमंडल है, ठीक है, ये वायुमंडल है, तो ये कण जल्दी गर्म होना चाहिए ना। देखो कारण वो नहीं है, देखो जब ये सनरेज आती है ना, ये सनरेज किस फॉर्म में होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, क्या होता है, दीर्घ तरंग होता है, कलर चेंज कर, क्या होता है, दीर्घ तरंग होता है, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, दीर्घ तरंग कैसे हो जाएगा, बैक कैसे होगा, मिटाना पड़ेगा लग रहा है। ये क्या शॉर्ट वेव होता है, लघु तरंग, लघु तरंग या शॉर्ट वेव। देखो शॉर्ट वेव का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे ऐसे नजदीक वाला होगा, ये क्या हो गया, शॉर्ट वेव हो गया, ये क्या हो गया, लॉन्ग वेव। इसका मतलब नजदीक नजदीक जो वेव होगा ना उसमें एनर्जी क्या होगी, अधिक होगा। और जब कोई बच्चा तेजी से भागता है उसको पकड़ना क्या है, मुश्किल, आसान कैसे होगा, वो तो आपको ही पटक के ले जाएगा ना, खींच के ले जाएगा, लेकिन कोई धीरे धीरे आएगा उसको पकड़ना आसान है। तो जब ये रेज आती है कहां से, सन के साथ, एनर्जी अधिक होता है, एनर्जी अधिक होगा तो उसको एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको, उसके द्वारा इसको पकड़ना क्या होता है, आसान नहीं होता है।
इसलिए वायुमंडल ऊपर से नीचे गर्म नहीं होता है। लेकिन जब ये टकरा के जाता है ना, टकराने के बाद कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है ना, और उसके बाद बाकी जो बचता है वो रिफ्लेक्ट होता है। जो रिफ्लेक्ट होता है ना उसमें एनर्जी कम होता है, इसलिए वेव का शेप कैसा बनता है, लॉन्ग वेव बनता है या दीर्घ तरंग होता है। क्या बोला था इसे, दीर्घ तरंग होगा। और जब दीर्घ तरंग होगा मतलब एनर्जी कम है, अब ये धीरे धीरे जा रहा था। बताओ एटमॉस्फेयर का जो मॉलिक्यूल है इसको पकड़ लेगा कि नहीं, सबसे पहले नीचे पकड़ेगा, तो पहले गर्म कहाँ पे होगा, लोअर वाला इस पर, है ना, फिर उसके बाद ऊपर वाला लेयर होता है। इसलिए नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया था इसमें, है ना, इसी बार पिछली बार वाला 2024 का, इसमें ज्योग्राफी में पूछा था कि वायुमंडल तो जो ऊपर से आता है ना इसका नाम क्या है, ऊपर से आता है इसका नाम है सोलर रेडिएशन। क्या बोलाता है, सोलर रेडिएशन। हिंदी में क्या बोलाता है, सौरिक विकिरण। किरण नहीं होता है, विकिरण होता है। हाँ ये होता है, ये सौरिक विकिरण होगा। ये क्या हो जाएगा, पार्थिव विकिरण। क्यों पार्थिव विकिरण, हाँ सही बात है, पृथ्वी से टकरा के वापस जा रही है तो पृथ्वी के समान, इसलिए पार्थिव विकिरण हो गया। बोलते हैं पार्थिव शरीर, मरने के बाद शरीर क्या होता है, पत्थर जैसा हो जाता है, ऐसे पार्थिव शरीर बोला जाता है। ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। इसलिए वायुमंडल क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। बताओ ये विशेषता क्यों हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वायुमंडल के कारण। क्योंकि वायुमंडल में निचला नीचे में क्या होता है, डेंसिटी क्या है, घनत्व, घनत्व निचले वाले लेयर में ज्यादा है, ऊपर कम है। ऐसा क्यों है, वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के सतह या पृथ्वी के निकट क्या है, अधिक है। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का घनत्व घटता जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान घटते जाता है। बताओ यहाँ पे मान लो 5 को 10 को मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 1-2 होगा। कारण क्या है, ज्यादा बल है तो ज्यादा खींच के रख रहा है। तो वायुमंडल किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे वायुमंडल ज्यादा है। और ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा तो ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। इसी कारण से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब बताओ ये चीज नहीं होता तो वायुमंडल के बिना बताओ ये सारे फेनामिना होता ही नहीं। इसलिए वायुमंडल की अपनी भूमिका है। कोई दिक्कत है, देखो तो इसलिए बताओ क्लाइमेट और मतलब जलवायु और मौसम को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है जीवन के लिए, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए आगे वायु उस पर। नेक्स्ट है जब ये तीनों मिल जाए किसी स्थान पे, कल बताया था मैपिंग में इस तरह से कुछ, ये हाइड्रोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर, ये जहां पे ये मिलेगा ये स्थान क्या हो जाएगा, जैव मंडल होगा, बायोस्फीयर होगा, है ना। तो द जोन ऑफ द लाइफ और अर्थ वेयर लैंड, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों इंटरेक्ट करता है, अंतरक्रिया करता है, वहां पे होगा। इसमें से कोई एक भी नहीं होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी में रहेगा, चाहे बैक्टीरिया से लेके आदमी तक। कोई दिक्कत इसमें, देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जानते ही हो, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो हमारा पार्ट है, देखो सपोर्ट लाइफ ऑफ ऑल फॉर्म, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना, पारिस्थितिकी संतुलन में नियंत्रण भूमिका निभाता है। और फोटोसिंथेसिस वगैरह क्या होता है, श्वसन और अपघटन, ये सारे प्रक्रियाएं इसी लेयर में होता है। ये बेसिक चीजें हैं जो कंसेप्ट है, इसमें सवाल बनने की संभावना ना के बराबर है। सवाल इसमें नहीं बनेगा, इसलिए दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है इसमें, समझे ना। अब पढ़ लेगा, फिर भी आपको एक बेसिक चीज जानकारी रहेगा तब आप क्या कर सकते हैं उसमें, उसको कुछ नहीं कर सकते। अब इंटरेक्शन बिटवीन द स्फीयर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसमें हम लोग आना है। देखिए तब हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए, इसमें क्वेश्चन बन सकता है हमें। लिथोस्फीयर बहुत बड़ा शब्द है ना,
इसमें क्या क्या चीज शामिल नहीं है बताओ तो। धरती में मतलब सिंपल सा शब्द बोलते धरती, और इसमें क्या संबंधित है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग जो मेजर क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या है लिथोस्फीयर? लिथो मतलब क्या होता है? रॉक, चट्टान, है ना, या सतह, ये ध्यान रखना। तो जहां पे रॉक होगा, चट्टान होगा, वो क्या होगा? लिथोस्फीयर का पार्ट होगा। तो ये क्या होता है? सॉलिड है या लिक्विड है? रिजिड है, सॉलिड है ना, कठोर है ना, पहला चीज। लेकिन एटमॉस्फेयर कैसा है? तो सॉलिड लिक्विड कैसा? गैसियस फॉर्म में, है ना, तो वो रिजिड नहीं होगा। कंपेरेटिव भी पढ़ना है। ये आउटर मोस्ट सेल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है ना, कंपोज्ड ऑफ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। ये चीज बताए थे अभी। क्या किससे बनता है? हाँ, ऊपरी मेंटल और भूपरपट्टी दोनों को मिला दे तो क्या बनता है? लिथोस्फीयर होता है। इसमें दिया नहीं होगा, लेकिन इसका जो मोटाई कितना होता है? 200 किलोमीटर होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जाकर पढ़िए अभी। इट फॉर्म्स द सॉलिड सरफेस ऑफ द प्लैनेट एंड इंक्लूड्स द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ये बता चुके हैं, दो भाग होता है इसका, है ना, महाद्वीपीय भूपरपट्टी और महासागरीय भूपरपट्टी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बेसिक बेसिक चीजें। ऑलरेडी हम लोग मैप में हम लोग देखें। अब इसके बाद आइए और फर्दर क्लासिफिकेशन में क्या बोल रहा है इसमें कि ये कई लार्ज प्लेट्स में बना हुआ है, लार्ज और स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, विच फ्लोट ओवर द सेमी फ्लूइड लाइक स्टेज स्थानोस्फीयर। क्या होता है इसको देखिए। क्यों नहीं है? है ना, जिसे ये हमने बनाया था, कौन सा अर्थ है, और उसके ऊपर क्या है हमारा? क्रस्ट, ये भी बताया था, है ना। और इसके ऊपर क्या होगा? सॉरी, इसके नीचे हमारा कौन सा है? ये मान लेते हैं कौन सा है? अपर मेंटल, है ना, ये ध्यान रखना। और ऊपर में क्या है हमारा? यहाँ पे मिलेगा स्थानोस्फीयर है। तो स्थानोस्फीयर कहाँ पे है? कौन सा क्लास दिखा दे इसमें? देखिए यहाँ पे क्या था, ये हो जाएगा क्रस्ट या भूपरपट्टी, और दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल क्रस्ट हो जाएगा, और ये अपर मेंटल हो जाएगा। और ये किसके ऊपर चल रहा है? प्लेट के ऊपर, है ना। कौन कौन से प्लेट के ऊपर? कुछ मेजर प्लेट और कुछ माइनर, जैसे मान लीजिए प्लेट बना दिए, ये देखिए, है ना। हाँ, प्लेट के बीच में, हाँ गैप है, ये प्लेट के बीच में गैप है, थोड़ा थोड़ा। टक्कर होगा तो नहीं ना गैप रहेगा, गैप रहेगा तो फिर तो नीचे चला जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप है, बाउंड्री है। प्लेट गैप नहीं बोलते, उसको मार्जिन बोलते हैं, है ना, प्लेट मार्जिन बोलते हैं। अब बताओ नीचे क्या है हमारा? प्लेट के नीचे क्या होगा? मैग्मा है। ये प्लेट किसके ऊपर तैर रही है? मैग्मा के ऊपर। तो मैग्मा, तो इसी मैग्मा का नाम क्या है? स्थानोस्फीयर या दुर्बलता मंडल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दुर्बलता मंडल, स्थानोस्फीयर, है ना। ये देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये किस अवस्था में है? हाँ ना, लिक्विड नहीं, सेमी मोल्टेड स्टेज में है या पिघला हुआ अवस्था में। लिक्विड होता तो प्लेट में अंदर डूब जाएगा ना, कि तैरेगा कैसे? प्लेट का मूवमेंट होता है। जैसे मान लो ये प्लेट है, मान लेते हैं इसको, ये प्लेट है
तो ये यदि मान लीजिए किसी ऊपर वो मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके नीचे क्या है, लिक्विड होगा या फिर सेमी मोल्टन स्टेज होगा? ये क्या है, सेमी मोल्टन स्टेज या अर्ध पिघला हुआ अलकतरा की तरह है। इसलिए ये प्लेट जो है, ये प्लेट्स क्या है, तैर रहा है इसके ऊपर, स्थानोस्फीयर के ऊपर। ये सारे क्या है, प्लेट है। इसका मतलब जो अर्थ का जो ये क्या हमारा, ये जो इलाका, ये क्या हो गया, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे प्लेट है और प्लेट के नीचे स्थानोस्फीयर। कोई दिक्कत है? पूछा जाएगा पूरा पृथ्वी किसके ऊपर स्थित है, प्लेट के ऊपर बसा हुआ। अब प्लेट किसके ऊपर है, स्थानोस्फीयर के। स्थानोस्फीयर कैसा है, पिघला हुआ अवस्था में, लिक्विड नहीं है, प्लाज्मा नहीं बोलते, पहला अलग अवस्था है, अलकतरा टाइप का, लिक्विड नहीं है, सेमी मोल्टन। हाँ, सेमी मोल्टन इसकी स्टेज को बोला जाता है। प्लाज्मा अलग अलग अवस्था के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस इसको याद रखिए कि सेमी मोल्टन स्टेज, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से हो जाएगा, ये पूरा इलाका क्या हो जाएगा, यदि क्या है हमारा, स्थानोस्फीयर के पार्ट है। तो स्थानोस्फीयर के ऊपर कौन है, प्लेट। प्लेट में भी दो प्रकार की प्लेट है, एक बड़ी प्लेट है और एक छोटी प्लेट है। तो मेजर प्लेट और माइनर प्लेट है। तो 7 हमारा क्या है, मेजर प्लेट है, और लगभग 21 माइनर प्लेट है, छोटी प्लेट है, हम लोग देखेंगे। और इसके ऊपर कौन स्थित है, हमारा जमीन है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। और इसी कारण क्या होता है, थ्योरी दिया था किसने, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े हम लोग। प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब ये प्लेट्स मूव कर रही है, ये ऊपर वाला, उसी कारण लिथोस्फीयर मूव होता है। हाँ, ये निचला वाला मेंटल वाला इसके ऊपर है। हाँ, ये वाला ठीक है। तो ये दुर्बलता मंडल इसके ऊपर से, हाँ ये देना मैं, हाँ बाकी नीचे तो दूसरा हो जाएगा। तो ये दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें, इसको याद रखना। तो ये चीज हमारा कौन सा हो गया, क्रस्ट, अपर मेंटल, ये पूरा पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें, आ जाइए। ठीक है ना, देखिए ये क्या बोला, टूटा हुआ ना पृथ्वी, जो लिथोस्फीयर कई भागों में टूटा हुआ है, किसमें, बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स में, है ना, विच फ्लोट ओवर द सेमी मोल्टेन, सेमी फ्लूइड, देख रहे हो कि नहीं, अर्ध पिघला हुआ अवस्था में है, किससे, स्थानोस्फीयर, है ना। उसके नीचे कौन सा है, स्थानोस्फीयर है ना। तो ये जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल कई बड़ी और छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। कौन सी प्लेट, विवर्तनिकी प्लेट, वो खाने वाला प्लेट अलग होता है, ये प्लेट क्या है, अलग है, जो स्थानोस्फीयर के ऊपर सेमी अर्ध पिघला अवस्था में उसके ऊपर तैर रही है, ये ध्यान रखना। इसी के कारण क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है और लावा का उद्गार होता है। आगे आइए, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिथोस्फीयर, स्थल मंडल के प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता क्या है, ये कठोर है, रिजिड है ना। लिथोस्फीयर का क्या है, एक कठोर है प्लस ये भंगुर है, टूटता है ना, ये ध्यान रखना है, ब्रिटल है। अनलाइक द लेयर्स बीनीथ द वेयर इट आर मोर डक्टाइल, है ना, ये ध्यान रखना है। बाकी नीचे तो बहुत पिघला अवस्था में है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे मजबूत वाला भाग है, क्योंकि इसके नीचे अलग अलग लेयर होगा। पहला विशेषता क्या हो गया, रिजिड सॉलिड है, इसे ध्यान रखना। दूसरा क्या दिया है, थिकनेस में अंतर है, वेरिड थिकनेस, इसकी मोटाई में अंतर है। क्या मोटाई में अंतर है, थिकनेस वेरीज अबाउट 5 to 10 किलोमीटर अंडर द ओशियन, है ना। ये एवरेज दिया है, लेकिन इसका एवरेज जो औसतन होता है वो 5 किलोमीटर होता है। बताए थे महासागरीय भूपर्पट्टी की मोटाई कितना होता है, 5 किलोमीटर। और ये, हाँ ये वाला 35 किलोमीटर इसका एवरेज क्या हो जाता है, कॉन्टिनेंट का होता है। ये तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका जो थिकनेस में क्या हो रहा है, अंतर होगा। अब लोगों को नोट्स ग्रुप में जब ज्वाइन करवाएंगे तब लोगों को नोट्स हिंदी वाला भी मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा हिंदी वाला, हाँ हिंदी वाला भी मिलेगा। थोड़ा सा काम करना बाकी उसमें, बाकी मिल जाएगा, नहीं तो उसको हिंदी में ही लगा देते। कल से जब भी होगा तो कल से हिंदी वाला ही लगाएंगे, कोई इशू नहीं। कंपोज्ड ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ये भी बता चुके हैं। ये लिथोस्फीयर किससे बना हुआ है, भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल से बना हुआ है ना। ये सारा दोनों चीज हम पढ़ा चुके हैं।
केमिकली एंड मैकेनिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लेयर्स बिलो। वो सब चीजें आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना याद रखिए। अगला कौन सा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। ये भी प्रीलिम्स में भी मान लो एमसीक्यू पूछा जाए तो पूछेगा इससे। डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, बताए थे कि कुछ बड़ी प्लेट से मिलकर बना है और कुछ छोटी प्लेट से। तो मेजर प्लेट कौन कौन सा है, मेजर प्लेट्स या प्रमुख प्लेटें कौन कौन सा है? पहला प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडियन ओशियन, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट होगा, अफ्रीकन प्लेट है ना। और क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका होगा, अंटार्कटिका प्लेट। ये सारे प्लेट है ना जो प्रमुख वाले। देखिए अब इन प्लेटों के कारण ही क्या होता है, दिस प्लेट मूव स्लोली। सबका इसका ये प्लेटें किसके ऊपर गति कर रही है, तैर रही है, स्थानोस्फीयर के ऊपर, दुर्बलता मंडल के ऊपर। इसका स्पीड कितना है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर ईयर, एक साल में कितना मूव कर रही है। इसीलिए आपको मूवमेंट पता नहीं चल रहा है। हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ते हो, लेकिन पृथ्वी की गति बहुत प्रकार का होती है, सिर्फ अब 2 ही पढ़ते हो, घूर्णन और परिक्रमण। लेकिन जो प्लेट गति कर रही है ये भी तो एक प्रकार की गति है। एक इसीलिए हिमालय मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर ईयर मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए देखो क्या, तो हिमालय की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, 50 हो गया है ना, इधर टूट रही है, अफ्रीकन प्लेट टूट रही है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिल रही है ना। और उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट है ना, ये पश्चिम की ओर जा रही है। इसलिए अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। और ये जो उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट और इधर देखेंगे यूरेशियन प्लेट, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट में दोनों ओर कन्वर्ज कर रही है, अभी सारी संचलन हो रहा है। इसलिए प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल घट रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया एसएससी में, एमसीक्यूज में, कौन सा महासागर जिसका क्षेत्रफल घट रहा है, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है जिसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो अटलांटिक महासागर है। क्यों, क्योंकि प्लेट फट रहा है तो वो इलाका बढ़ रहा है। वो चीज हम लोग नहीं आएंगे, उतना हम लोग को है उसमें नहीं जाना है। अब बताओ, जैसे मान लो ये 2 प्लेट टकरा रही है, 2 प्लेट टकराएगी, बताओ यहां जब टकराएगा तो बताओ, ऐसे टकराएगा तो क्या बनेगा, माउंटेन बनेगा। तो जहां पे 2 प्लेट टकरा रही है उस स्थान पे क्या बनता है, मोड़दार पर्वत बनता है, याद है ना। जितने भी मोड़दार पर्वत है, फोल्ड माउंटेन्स है, जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकीज और एप्लेशियन और आल्प्स, ये सारे के सारे क्या है, मोड़दार पर्वत है। वो कहाँ मिलते हैं, 2 प्लेटों के टकराव में। पामीर का पठार वो हिमालय वाला श्रेणी का ही पार्ट है, अलग से नहीं। हिमालय का श्रेणी, हिमालय में बहुत सारे पठार है। पाकिस्तान में जैसे है, नाम सुने आप लोग, हिंदू कुश है ना, और ये एक और है नाम, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम है, अरे क्या नाम है उसको, पाकिस्तान में हिंदू कुश तो हो गया ना, हिंदू कुश श्रेणी जो पूरा आता है वो थोड़ा ताजिकिस्तान तरफ चला जाता है। फिर चाइना में भी एक और है कुनलुन सान, वो सारा हिमालय का ही पार्ट में आता है, उसी प्लेट के टकराने क्रम बना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 प्लेट टकराएगी तो क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा। और उसमें यदि समुद्र है उसके आसपास तो उसमें वॉल्केनिक इरप्शन भी होगा। इसी तरह से 2 प्लेटें जब दूर जाएगी एक दूसरे से, है ना, तो जमीन क्या होगा, फटेगा। तो यहाँ पे क्या दरार उत्पन्न होगा ना, तो दरार होगा, जमीन फटेगा। तो क्या बनेगा इसमें, इस वाले रीजन में, जहाँ जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या बनता है, मध्य महासागरीय कटक बनता है। क्योंकि यहाँ से लावा निकलेगा और दोनों तरफ लावा इस तरह से बिखरते जाएगा। इससे क्या बनेगा, कटक बोलते हैं, कटक क्या बोलता है,
क्योंकि महासागर के बीचों बीच होता है ना, इसलिए इसको बोला जाता है मिड ओशियनिक रीज, मध्य महासागरीय कटक। कटक मतलब होता है ऐसे समुद्र के नीचे का जो पर्वत जो दोनों तरफ ढाल बराबर हो, देख रहे हो कि नहीं, इसलिए इसका नाम क्या होता है कटक। रीज, इंग्लिश में रीज बोला जाता है। ये कहाँ होता है, समुद्र के नीचे होता है, आपको दिखाई नहीं मिलेगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, मान लो ऐसे देखो, देखो बना 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 देते हैं लोग। है ना, इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला। तो यहाँ पे मिलेगा आपको, ये देखो यहाँ से जमीन क्या हो रही, फट रही है, तो यहाँ पे आपको कटक मिलेगा ये वाला। इसको क्या बोलते हैं, मध्य महासागरीय कटक। यहाँ पे ऐसे पूरा एकदम दोनों के तौर पूरा महासागर मिलेगा। तो ये क्या है, ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है। ये कौन सी यूरेशियन प्लेट हो गई, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो ये दोनों हो जाएगी, तो बीच में जमीन क्या हो रहा है, फट रहा है। और ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, फिर बात को। चलो, जब फटेगा बताओ, तो नीचे का लावा बाहर आएगा, तो लावा होगा तो क्या होगा, ज्वालामुखी उद्भेदन या वॉल्केनिक इरप्शन होगा। और वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो भूकंप होगा, अर्थक्वेक भी होगा। अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, माउंटेन बिल्डिंग। समझ में आ रही बात को। पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माण कहाँ होगा, जब दो प्लेट मिलेगा तब। अब वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ हो रहा है, जब एक दो प्लेट दूर जा रही है ना, ये ध्यान रखना। दो प्लेट टकरा रही तब भी भूकंप आएगा, प्लेट खिसक रही तब भी भूकंप आएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलो, कहाँ पे, हाँ तो एकदम ऐसे ऐसे थोड़ी टकरा रही है। हाँ बहुत, 1 सेंटीमीटर सोचो, साल भर में 1 सेंटीमीटर, तो कभी कभी इतना धीरे चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। हाँ, भूकंप कहाँ पे आता है, कारण होता है, देखो दो प्लेट आ रही है, एक साल में 1 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां आना है, बता तो पता चलेगा स्पीड नहीं, तो उसके कारण, स्पीड के कारण भूकंप नहीं आता है। जब प्लेट क्या होता है, अचानक से कभी एक आध दो दिन क्या होता है ना, अचानक प्लेट पीछे बहुत नीचे बहुत ऊपर आ जाता है ना। जैसे देखो प्लेट क्या होता है, ऐसे देखो, ये प्लेट, एक प्लेट क्या होता है, ऐसे होता है। प्लेट जो ओशियनिक प्लेट है या फिर जो भारी प्लेट होता है ना, वो क्या होता है, नीचे धंसता है। मान लो कोई प्लेट नीचे अचानक से धंस गया, तब यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या होगा, भूकंप होगा, और भूकंप की तरंग निकलेगी, और यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में उसका उसका फोकस होगा। जहां पे ये मान लो यहां से निकली, ये फोकस हो गया, और ये हो गया एपी सेंटर, अधिक केंद्र। ये तो क्वेश्चन पूछा था ना एफआरओ में, नहीं एसीएफ में, एसीएफ में पूछा था, है ना। तो ये फोकस हो गया, जहां ये 90 डिग्री में हुआ वो कौन सा हो गया, एपी सेंटर या अधिक केंद्र हुआ, ठीक है ना। तो अब इस वाले रीजन में अचानक भूकंप आया, धीरे धीरे से नहीं होता है, बहुत रेयर ही आता है। जनरली जो प्लेट जहां टकरा रही है, टकराने के कारण क्या होता है, कहीं पे एनर्जी रिलीज होता है ना, एनर्जी जब रिलीज होगा तब जाके होता है वहां भूकंप आता है, बाकी सबसे भूकंप नहीं आता है, क्योंकि इतना स्लो मूवमेंट होता है, पता नहीं चलता है। 1 सेंटीमीटर सोच रहे हो, डिवाइड करो 1 सेंटीमीटर को, तो नहीं 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर को कितना हो छोटा, 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर को डिवाइड करो, मतलब एक साल, मतलब 12 महीना, एक महीने में लगभग 1 मिलीमीटर। अब एक उसका, एक महीने में हो इतना हो रहा है, अब 30 दिन का कर लीजिए उसमें, तो फिर उतना एहसास ही नहीं होगा ना। आइए, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स एंड ग्राउंड वाटर आर फाउंड हेयर, ठीक है। क्योंकि अच्छा कौन सा था ये वाला, अच्छा ये लिथोस्फीयर का, ये देखो सपोर्ट लाइफ और ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव का कुछ भी गतिविधि करेगा, खेती बाड़ी करो, प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनों डिपेंड करता है मेनली हमारा किसमें, लिथोस्फीयर पे। बताओ, फाउंडेशन फॉर ऑल लैंडफॉर्म्स, है ना, पढ़े हो कि नहीं, गोखुर झील, उच्चावच पढ़े हो, सी क्लिफ, या फिर पढ़े हो डेल्टा, एस्चुरी, है ना, या फिर वी आकार की घाटी, सब कहाँ होता है, स्थल मंडल पे जनरली हमारा, है ना। सॉइल का फॉर्मेशन में, मृदा निर्माण में, या मानव की बस्ती, चाहे ग्रामीण बस्ती, जेपीएससी सिलेबस भी है इसका, मानव बस्ती, है ना, ग्रामीण बस्ती हो या फिर शहरी बस्ती हो, उसका निर्माण जमीन पे ही होता है, अभी भी समुद्र में नहीं होता है। कुछ कुछ है जो समुद्र में निर्माण कर रहे हैं, चाइना,
समुद्र में आइलैंड का निर्माण कर रहा है। जापान वो तो आइलैंड से घिरा हुआ है ना। नॉर्वे वाले रीजन में कुछ लोग थोड़े थोड़े इलाके में समुद्र में भी रहते हैं, कारण क्या, वहाँ जमीन की कमी है। लेकिन बाकी सब अधिकतर तो अभी भी किस में है, जमीन पे ही रहता है, इसलिए ये भी हमारा इम्पोर्टेंट। आगे आते हैं, कौन सा हमारा है, डायनामिक नेचर। डायनामिक मतलब क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्योंकि आपको पता होगा कि लिथोस्फीयर किससे बना हुआ, प्लेट से, और प्लेट का मूवमेंट होते रहता है। इसलिए जो इंटरनल फोर्स है, लावा का जो फोर्स है, प्लस एक्सटर्नल फोर्स वेदरिंग, दो प्रकार का फोर्स है। क्या लिथोस्फीयर कांस्टेंट है, जैसा है मानो 100 साल पहले, 200 साल पहले जैसा था, या हजारों साल जैसा था, अभी वैसे ही है? पहले बताओ, पहले भारत किसका भाग था, हमारा भाई कौन था, अफ्रीका, हमारा भाई था अफ्रीका, अब अलग हो गया उससे हम लोग, है ना। हमारा भाई कौन था, ऑस्ट्रेलिया, हाँ हिंदी चीनी भाई, अब हिंदी चीनी भाई हो गया। पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ में जुड़ा हुआ था, और दोनों कहाँ जुड़ा हुआ था, अफ्रीका में, मेडागास्कर उसके साथ जुड़ा हुआ था, उनका एक जैसा होगा। अभी भी देखेंगे ना आप, जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट का जो वनस्पति होता है ना, वो सेम क्या होता है, अफ्रीका का पूर्वी तट का जो वनस्पति होता है सेम मिलता है। अफ्रीका का पूर्वी तट में जो खनिज पाया जाता है, सेम खनिज कहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट वाला मिलता है। अफ्रीका के पूर्वी तट में जो खनिज सोना पाया जाता है, जैसे मान लो ये साउथ अमेरिका में सोना पाया जाता है, कर्नाटक में देखो सोना पाया जाता है पश्चिमी भाग में, क्योंकि दोनों एक ही जुड़ा हुआ, तो ब्लड तो सेम होगा दोनों का। क्या कोई जब एक ही संतान से, एक ही माँ से कोई दो बेटा पैदा होता है, उन लोगों का फीचर्स क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि एक ही प्लेट का भाग था। तो इंटरनल फोर्स क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए प्लेट टूट रही है और नया निर्माण हो रहा है, नए सागर का निर्माण होगा। कुछ दिन बाद आप सुनेंगे, कई सालों बाद, कि अफ्रीका का प्लेट पूर्वी भाग टूट के नया प्लेट बन गया है ना। भारतीय प्लेट चाइना को धकेल धकेल के उसका एरिया छोटा कर दे रहा है। इंडियन प्लेट किसको धक्का मार रहा है, चाइना को। चाइना का एरिया धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, हो सकता है चाइना गायब हो जाए, है ना। इसी तरह से बताओ, जो भारत का महान मैदान है अभी, तो महान मैदान धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है कि नहीं, भारत का महान मैदान ऊपर उठते उठते बताओ अभी क्या बन जाएगा, फिर आगे जाके शिवालिक श्रेणी के बाद कोई और श्रेणी बन जाए, महान मैदान गायब हो जाएगा धीरे धीरे, और महान मैदान की जगह दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पठार है, हो सकता है वो मैदान बन जाए। ये सारे प्रोसेस चल रहा है। तो ये इंटरनल फोर्स है। और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, अपर्दन, बताओ नदियां पर्वतों को काट कर क्या कर दे रहा है, मैदान बना रहा है। तो जो अरावली पर्वत कभी भी हिमालय की तरह था, कभी अभी घट के कितना हो गया, 700 मीटर उसकी ऊंचाई हो गई, कल का दिन मैदान बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वेदरिंग के कारण क्या हो रहा है, ऐसा सारा हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें, ये ध्यान रखना। अब क्या हमारा, देखो ये है डिफरेंसेस कि कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक लिथोस्फीयर में क्या अंतर है, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी और महासागरीय भूप्रपट्टी में क्या अंतर है, बताओ अंतर कर सकते कि नहीं। पहला अंतर क्या है, देखो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी कहां पाया जाता है, कॉन्टिनेंट में, और महासागरीय ओशियन वाले क्षेत्र में। देखो इसकी थिकर कितना है, इतना है, लेकिन इसको एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज लिखेंगे तो 35 किलोमीटर, एनसीईआरटी का है ये वाला डाटा, है ना, इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूं। ये 5 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर। नेक्स्ट आप देखेंगे तो क्या है, एज, है ना, ओल्डर कैन बी अप टू 4 बिलियन एंड यंगर कैन बी 200 मिलियन ईयर। क्यों बताओ, आप लोग पढ़े हैं, कौन सा, दोनों तो सॉलिड था तो कैसे हुआ, कॉन्टिनेंट वाला एज ज्यादा है, ओशियन वाला कम है। सॉलिड तो पृथ्वी के नीचे भी वाला भी तो सॉलिड ही है, वैसे नहीं। देखो पहले आग का गोला सॉलिड बना, आपको पता होगा कि, आपको नाम सुने होंगे दो थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और बिग स्प्लैट थ्योरी। चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ था, कि पृथ्वी के साथ कोई एक आकाशीय पिंड आया, टकराया, उसमें क्या हो गया, कुछ छलटा जैसे एक तरफ से क्या टुकड़ा कुछ उससे निकल गया, तो क्या वो गड्ढा बन गया, वही गड्ढा बाद में क्या बना, प्रशांत महासागर बना। और जो उससे पृथ्वी से टूट कर एक जो भाग निकला, वो जब पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, उससे क्या बन गया, चंद्रमा बना। इसी थ्योरी को है? हाँ लेकिन कम है, वायुमंडल तो है,
उसमें भी, मून में भी वायुमंडल है, लेकिन डेंसिटी क्या है, कम है, बहुत कम है, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना है नहीं, समझे ना, इसलिए उसका नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, पृथ्वी से टकराने के बाद जो गड्ढा बना है ना, तो गड्ढा बना, वो गड्ढा क्या हो गया, प्रशांत महासागर है। अब वही प्रशांत महासागर टूटते टूटते 5 महासागरों का निर्माण हुआ। इसका मतलब मूल कौन है, कॉन्टिनेंट, इसका एज क्या होगा, पुराना होगा, उसके बाद ये बना, इसलिए इसका एज कम है। कोई दिक्कत? आपको याद रखना है कौन सा, बिग स्प्लिट थ्योरी, थ्योरी का जरूरत नहीं हम लोगों को। हाँ देखो इसका, ये क्या है, लेस डेंसिटी मेड ऑफ ग्रेनाइट रॉक। ग्रेनाइट मतलब क्या होता है, जब लावा जब ठंडा होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें, जब लावा ठंडा होगा तो उससे क्या बनता है हमारा, ग्रेनाइट चट्टान बनता है, अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान का एक टाइप है कौन सा, ग्रेनाइट, ये वो पहले चीज। फिर बाद में जो बेसॉल्ट चट्टान किससे बनता है, जो धीरे धीरे ठंडा होता है, बाद का है, उसको बोला था बेसॉल्ट चट्टान, इसलिए ये किससे बना है, बेसॉल्ट वाला है, जो धीरे ठंडा होता है, लावा। जैसे आपको पता होगा कि झारखंड वाले क्षेत्र में, जैसे राजमहल वाले क्षेत्र में लावा का उद्गार हुआ था, तो झारखंड वाले राजमहल वाले क्षेत्र में खनिज उतना नहीं पाया जाता है, लेकिन आप पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है खनिज। क्यों पाया जाता है? हाँ, मतलब झारखंड के लगभग 90% जो रीजन है आर्किन क्रम की चट्टाने हैं, है ना, और अधिकतर भाग में आप लावा जो उद्गार हुआ, लावा उद्गार होने के बाद वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब बताओ, जब कहीं पे लावा धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसमें जो लावा में खनिज होगा, लावा में क्या है, सियाल, सीमा, निफे, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब होगा। तो वो सब जब मॉलिक्यूल्स निकलेगा तो उनको जब धीरे धीरे कोई निकल रहा है तो उनको रिएक्शन करने का मौका मिलेगा। जैसे लावा निकला तो नीचे का तापमान कितना है पृथ्वी के अंदर, 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की सतह का तापमान कितना है, 30-35 डिग्री या उससे कम। जब कोई निकला, धीरे धीरे निकल रहा है तो धीरे धीरे ठंडा होगा ना। जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो बताओ उसके मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने का मौका मिलेगा। तो मैग्नीशियम मान लो रिएक्शन किया ऑक्सीजन को, तो टाइम मिलेगा कि नहीं? तो रिएक्शन करने बताओ छोटे छोटे नोड्यूल्स बनेगा, मतलब छोटे छोटे कण बनता है। तो Fe ऑक्सीजन कर O से Fe2O3 बन गया, छोटे छोटे क्या हो गया, कण बनना चालू हो गया। उससे बोलता है क्रिस्टल बनता है। क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है, रवा। तो क्रिस्टल जब जहां बनेगा तो बताओ उसका जो मिट्टी का कण क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। लेकिन जो मिट्टी धीरे धीरे ठंडा होगा ना, सॉरी तेजी से ठंडा होगा ना, तेजी से ठंडा होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। और रिएक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा तो उसके कण क्या होगा, छोटा छोटा रह जाएगा। आज छोटा छोटा रह जाएगा, देखो ये इसका क्या होगा, मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हो गया। लेकिन रिएक्शन किया तो इसका, इसमें क्या हो गया, बड़ा बड़ा कण बना, ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल बन गया। इसलिए झारखंड के अधिकतर क्षेत्र में क्या हुआ है, धीरे धीरे ठंडा हुआ है, इसलिए क्रिस्टल होगा, कंकड़ है मिट्टी में हमारा। लेकिन राजमहल वाला क्षेत्र है जहाँ पे काली मृदा का उत्पादन निकला है, वहां पे क्या हुआ है, वो तेजी से ठंडा हुआ है। और तेजी से ठंडा हुआ तो पार्टिकल क्या होगा, फाइन पार्टिकल होगा, और वो काली मृदा होता है। काली मृदा के कण क्या होता है, बहुत महीन होता है। लेकिन लाल और पीली मृदा कण क्या होता है, बहुत मोटे मोटे होते हैं, कंकड़ वाला होगा। इसीलिए झारखंड में खनिज अधिक पाया जाता है। और चूंकि बड़े कण हैं इसीलिए क्या होगा, पानी क्या होता है, रिस्क कर नीचे चला जाएगा, है ना। तो सिंचाई के लिए हमको बहुत पानी की आवश्यकता पड़ेगी, वर्षा का पानी स्टोर नहीं होगा, हमको खेती करने के लिए अलग से सिंचाई की व्यवस्था होगी। इसलिए झारखंड की मिट्टी उर्वर नहीं है। सही बात को ये ध्यान रखना। कारण क्या है, धीरे धीरे ठंडा होना। हाँ, पठारी क्षेत्र बना कैसे, वही तो चीज बता रहा हूं मैं। पत्थर आया कहां से, पत्थर का आया गया, लावा का उद्गार हुआ था, उसके कारण हुआ। लावा का उद्गार किस रूप में हुआ है, धीरे धीरे ठंडा होने का। धीरे धीरे ठंडा हुआ इसलिए मॉलिक्यूल्स, नोड्यूल्स बना। तब आपको समझ में आया कि झारखंड के अधिकतर भाग में ऐसा क्यों कारण है कि खनिज पाया जाता है, कारण यही है ना। लेकिन बाकी अन्य रीजन में नहीं पाया जाता है। अच्छा बताओ, लावा का उद्गार तो महाराष्ट्र में भी हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसमें क्या है, रेगुर मिट्टी आप लोग पढ़े हैं। रेगुर मिट्टी किससे बना है, लावा से बना है। लेकिन वो भी लावा से बना है, ये भी लावा से बना है, लेकिन उसमें खनिज नहीं पाया जाता है, इसमें खनिज पाया जाता है। कारण प्रोसेस ठंडा होने में। जो धीरे ठंडा होता है, धीरे ठंडा होगा, उसमें मैग्नीज का नोड्यूल्स मिलेगा, सॉरी मतलब बड़े बड़े कण मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा, और क्रिस्टल मिलेगा वहां पे खनिज होगा। और जहां तेजी से ठंडा होगा
वो कण छोटा रह जाता है, रिएक्शन करने का मौका नहीं मिलता है, और उसमें क्या मिलेगा आपको, फाइन पार्टिकल्स होगा और खनिज विहीन होता है। इसीलिए ये वाला क्या है ना, बेसॉल्ट चट्टान होता है। ये वाला बेसॉल्ट चट्टान क्या होता है, जिसमें पार्टिकल फाइन होता है, ग्रेनाइट में थोड़ा मोटा होता है, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए झारखंड के अधिकतर भाग में खनिज पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र वाला में लावा उद्गार हुआ लेकिन नहीं पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं, जहां लावा निकलता है, लावा का जब परतदार जमा होता है, लावा इस तरह से क्या होगा। अच्छा ये बताइए, बूटी और मेसरा बीआईटी में, ये बीआईटी मेसरा रांची में है ना, क्या कारण है इसका नाम पड़ा है। बूटी मतलब क्या होता है, बूटी मतलब होता है कि जब लावा का उद्गार हो रहा है ना, लावा का जमा हो गया इस तरह से परतदार परत, तो उस रीजन को क्या बोला जाता है, मेसा, MESA, मेसा। और इसी का जब छोटा बने, छोटा क्षेत्र में हो, उसी क्या होता है, बूटी बोला जाता है। तो ये बूटी और मेसा ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति है, लैंडफॉर्म है, इसलिए क्या पड़ा रांची में, बीआईटी मेसरा। तो मेसरा कहां से आया, मेसा से आया है। अब बूटी उसी का शॉर्ट फॉर्म है, अभी हम लोग लिखते BOOTY, है ना, तो वो अलग है। तो ये क्या है, एक्चुअल में ज्वालामुखी उद्भेदन वाला क्षेत्र है रांची, इसीलिए यहाँ पे बूटी और मेसा मिल रहा है। अब बताइए, ये क्वेश्चन नहीं पूछा अभी, जिस दिन पूछे तो जेपीसी मजा आ जाएगा, है ना। इसलिए बूटी और मेसा का मतलब समझ लेती है। तो मेसा और बूटी क्या है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है, ज्वालामुखी उच्चावच है, ये ध्यान रखना, ठीक है। छोटा छोटा कंसेप्ट है। अब ये सब चीज क्या होता नहीं होता है बुक में, जो क्या होता है बहुत ही फैक्चुअल चीज दिया हुआ है, हाँ ये है वो है, लेकिन एनालिटिकल एनालिसिस दिया ही नहीं है। अब मेंस में फैक्ट्स लिखेंगे, एनालिसिस लिखेंगे, विश्लेषण चाहिए। चलो आप जाओ, ये तो कंपोजिशन में वो सियाल सीमा है, वो तो पढ़े हुए हैं। ये सब ये जरूरी भी नहीं है। सरफेस, इसमें क्या होगा, सरफेस फीचर, महाद्वीप में क्या होगा, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज होगा। लेकिन महासागर के अंदर क्या है, ओशियन रीजेस बता चुके थे, महाद्वीपीय कटक, एबाइसल प्लेन, मतलब पृथ्वी में सबसे बड़ा मैदान कहाँ पे है, महासागर के अंदर है, उसको बोलते हैं अगाध समुद्री मैदान। इसको क्या बोलते हैं, मध्य महासागरीय कटक। ओशियन ट्रेंचेस मतलब बोलते हैं क्या, समुद्री महाखंड। गर्त अलग होता है, क्या होता है, इसको मैप में बना दें क्या, देखो इसको यदि मैप में आप बनाना चाहोगे तो इस तरह से होता है। आप जैसे कोस्ट से समुद्र की ओर जाएंगे बीच समुद्र में, तो आपको ये सब फीचर्स मिलेगा। ये तो क्या हो गया, कॉन्टिनेंट होगा, ये क्या हो गया, महाद्वीप हो गया, क्या हो गया, ये महाद्वीप हो गया, ये समुद्र का इलाका है। तो इसको जो मिलता है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप, या बोलते हैं महाद्वीपीय छज्जा। पहला विशेषता क्या मिलेगा, महाद्वीपीय छज्जा या महाद्वीपीय मग्न तट। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे इसमें, तो ये वाला जो इलाका होगा, यहां से क्या होता है, इसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सॉरी कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप मतलब ये क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय ढाल। और इसी ढाल में आपको ये गड्ढा मिलेगा, इसी नाम क्या है, ट्रेंचेस, है ना, समुद्री महाखंड, क्या बोलते हैं, समुद्री महाखंड। फिर उसके बाद ये जब कोई मैदान दिख रहा है, इसी का नाम है ना, डीप ओशियनिक प्लेन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, अबाइसल प्लेन, है ना, या बोलते हैं इसको अगाध समुद्री मैदान, हिंदी में अगाध समुद्री मैदान।
ये क्या हो गया हमारा, ये मिड ओशियनिक रीज या फिर बोलते हैं मध्य महासागरीय कटक, सागरीय कटक। ये इतने सारा चीज हमारा क्या होता है, इसका पार्ट होता है, समुद्र के अंदर ये सारे। हाँ, गर्त और ये में क्या आता है, देखो इसको और बड़ा कर रहे हैं, इसको हम जूम करके बना रहे हैं, देखो ये पूरा हो गया, इस शेप में होता है ना, ये क्या हो गया ट्रेंच, ये क्या हो गया ट्रेंच हो गया, ये क्या हो गया महाखंड हो गया। और एक महाखंड में कई ये होता है, ये गर्त होता है, इसको बोलता है डिप्स, क्या बोलाता है डिप्स या बोलता है गर्त। तो ये सब क्या है हमारा डिप्स है। तो एक ट्रेंच में कई गर्त होते हैं, कई डिप्स होते हैं, ट्रेंच और डिप्स में अंतर है। हाँ, मरियाना ट्रेंच का मतलब ये यहां से लेके यहां तक की गहराई है मरियाना ट्रेंच, हाँ सबसे नीचे तक। हाँ, तो एक ट्रेंच में बहुत सारे गर्त होते हैं, है ना, और ट्रेंच बहुत बहुत सारे हैं। एक मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में हो गया, सुंडा ट्रेंच, नाम है पोर्टरिको ट्रेंच, है ना, और उसके बाद नाम सुने टोंगा ट्रेंच, बहुत सारे ट्रेंच है। सब सभी ट्रेंच में क्या होगा गर्त होगा। तो ट्रेंच और ये सारी चीजें में अंतर है। समझ में आपको, ये सारे विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, बनाना है कहाँ पे था इसमें, हाँ तो ये सारी चीजें हैं। हम्म, हाँ ये महासागर स्लोप जहाँ होता है उसी रीजन में आपको मिलेगा, इसीलिए इसको यहाँ बनाया है। जेपीएससी का मेंस का सिलेबस में अब ये दिया हुआ है, पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये चीजें क्या है, और टेक्टोनिक एक्टिविटीज लेस फ्रीक्वेंटली सब्डक्टेड प्लेट बाउंड्रीज, ये सब चीज मैटर नहीं करता हमारे लिए। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, इतना सारा चीज, बाकी जो होगा हम लोग कल लिखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स ये अलग टॉपिक आ जाएगा हमारा। लिथोस्फीयर में ही 3-4 तरीके से आपको ये चीज कर लेना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ रॉक्स तो आपको पता ही है ना, कैसे फॉर्मेशन होता है, बेसिक चीज वो याद रखना है कि लिथोस्फीयर में रॉक्स कैसे फॉर्म होता है, ये चीज है, क्योंकि लिथो रॉक्स से ही मिलकर क्या बनता है, लिथोस्फीयर बनता है, इसलिए रॉक्स में आएगा आपको। या थोड़ा सा आपको कभी कोई मिला के हो सकता है क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक से पूछा जा सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है, हम लोग उतना नहीं जाएंगे। क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन संभावना ज्यादा किसमें, जो एप्लीकेशन वाले इम्पार्ट है, एप्लीकेशन जो प्योर इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है ना। जैसे आपको एक्ट से, इन्वायरमेंटल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो सारा चीज हम लोग 4-5 एक्ट है वो हम लोग करेंगे बहुत डिटेल से। ठीक है, आज की क्लास इतने रखते हैं, बाकी कल हम लोग इसको करेंगे, क्वेश्चन हम लोग भेजेंगे इसका। हाँ, नोट्स भी हम ग्रुप बनाएंगे आप लोगों को, सर ग्रुप बना देंगे अभी, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। हाँ, उससे पीडीएफ आ जाएगा, हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों का पीडीएफ मिलेगा।
वो चीज़ सर से बात करना पड़ेगा, पीडीएफ ही मिलेगा शायद अभी, है ना, अभी समय ही नहीं मिला उतना कि हार्ड कॉपी करने का फिर। ठीक, थैंक यू।